गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जो सामने चित्र आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये चित्र किसका है बताएंगे ज़रा, किसका है? हाँ, परागकोश के अंदर का चित्र है, ठीक है। परागकोश में क्या होता है कि जो परागकोश था वो किस तरीके का था, देखिए ज़रा। इस तरीके से था, द्विपालित था, और नीचे क्या लगा हुआ था, उसमें फिलामेंट या तंतु लगा हुआ था, और ऊपर का हिस्से को हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो जब हमने इसकी टीएस काटी थी तो इस तरीके से दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो फिर हमने क्या कहा कि हमने इसमें 4 लेयरें पढ़ी थी, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ी थी, सबसे बाहर की लेयर हमने पढ़ी थी अंतस्त्वचा, ठीक है। फिर पढ़ी थी हमने एंडोथीसियम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मध्य परत पढ़ी थी, ठीक है। तो इन तीनों का जो काम होता है वो क्या होता है कि किसी भी ये जो आपकी मातृ कोशिका है, ठीक है, यानी कि परागकण है, उसको क्या करना, सुरक्षा देना। जहाँ पर परागकण बनने की प्रोसेस हो रही है, यानी कि लघु बीजाणुधानी, ठीक है। ये क्रिया कहाँ हो रही है, लघु बीजाणुधानी में। तो लघु बीजाणुधानी का अगर हम संरचना देखें तो सबसे बाह्य क्या है, पहले अंतस्त्वचा है, दूसरा क्या है, एंडोथीसियम है, तीसरा क्या है, मध्य परत। तो ये क्या करती है कि तीनों ही क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है आपका, इसके अंदर यहाँ पर को आपको क्या दिख रहा है, एक टैपिटम दिख रहा है। टैपिटम के बारे में भी आपको बताया था कि जो टैपिटम होता है वो क्या करता है कि जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, जहाँ पर कि क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, उन परागकणों को पोषण कौन देता है, टैपिटम देता है, जब तक कि वो क्या हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं वो क्या है, पूरा लघु बीजाणुधानी का है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी क्या मतलब हुआ, लघु बीजाणुधानी जहाँ पर को परागकणों के बनने की प्रोसेस होगी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर भी क्या है, 4 परत हैं, ठीक है। देखिए इधर वाले चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, चतुष्फल की संरचना बन गई है इस तरीके से, ठीक है। और बीच में क्या कर रहा है, एक संयोजी ऊतक है, और इन चारों के चारों कोने में बीजाणु जन ऊतक है, ठीक है। अभी बीजाणु जन ऊतक क्या है, जहाँ पर को क्या होगा, अभी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है, जो कि परागकणों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। समझ गए इतना, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सबसे बाहर क्या है, बाह्य परत है या अंतस्त्वचा कह सकते हैं, एपिडर्मिस कह सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, एंडोथीसियम। तीसरा क्या है, मध्य परत। इन तीनों का ही काम क्या है, लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करना है। और जब परागकोश मैच्योर हो जाता है तो उसको स्फुटन में, ठीक है, हेल्प करना है, इन तीनों का काम। और लास्ट दूसरा क्या है, टैपिटम, ठीक है। टैपिटम क्या करता है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ परागकणों का निर्माण करेगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो हमारी कोशिकाएं 2n से n बनेंगी वही परागकण कहलाएंगी, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो उसको पोषण कौन प्रदान करेगी, टैपिटम प्रदान, ठीक है। इतना हमने परसों पढ़ लिया था, ठीक है। और जब लघु बीजाणुधानी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, इस तरीके से स्फुटित हो जाती है। और इसमें क्या है, लाख हजारों क्या लगे हुए हैं, परागकण लगे हुए हैं, जो कि क्या करेंगे, वातावरण में चले जाएंगे और किसी माध्यम से कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चों, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे, ताकि ये वहाँ पर जाके आगे निषेचन की क्रिया को पूरा कर सकें, ठीक है। इतना समझ गए। आज क्या है, हमने क्या पढ़ना है कि जो हमारा परागकण है वो कैसे दिखाई देता है और उसकी क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। देखिए, एक तो परागकण जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। देखिए बच्चों, प्रकृति में कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं और हमारी प्रकृति में हमें कितना कुछ देती है, ठीक है। तो उसमें से देखिए, आज तक आपको फूल सिर्फ सुंदर दिखाई देता था, और जैसे कि आपने प्रीवियस 11th में पढ़ा तो उसमें आपके 4 पार्ट पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि जो परागकण है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। उसके बाद भी उसमें क्या है, वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, देखिए ये क्या है, राउंड शेप है और कुछ बेलनाकार दिखाई दे रहे हैं, और ये भी राउंड शेप है, ठीक है। और इसमें बाहर से क्या लगे हैं, स्पार्कल टाइप के लगे हैं, और ये क्या है, कांटेदार नुमा, यानी कि इसका अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक जो परागकण होता है वो आकार और आकृति में क्या होता है,
स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है, वेरी करता है। बट जो इसका साइज़ होता है वो कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना, 25 to 50 माइक्रोमीटर। समझ गए ना इतना। और क्या हो रहा है कि जो परागकण है वो क्या हो रहा है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो इसकी क्या होगी, आकृति हो गई। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अगर आपने परागकणों को देखना है तो आप इजीली कैसे देख सकते हैं कि जो भी आपके आसपास फ्लावर हुए हैं उसमें आप क्या करेंगे, ऐसी अंगुली फेरेंगे तो आपको आपके हाथों में क्या लग जाएगा, पीले कलर का जो कण लग जाते हैं वही क्या होता है, परागकोश होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, अगर हमारे पास लेबोरेटरी तो घर में होती नहीं है, तो अगर हम, ये आपका प्रैक्टिकल भी है 12th में, हम इसको बाद में करेंगे। तो परागकणों को हम क्या करते हैं, स्लाइड में लेते हैं, उसमें पानी डालेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जितने भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर किसका दिख जाएगा, आपको परागकणों का दिख जाएगा। ठीक है, अब जो परागकण है, ठीक है, जो परागकण है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देता है। अब परागकण की क्या है, 2 लेयर हैं। ठीक, 2 लेयर हैं। किस तरीके से दिखेगा, सबसे ये बाहर की लेयर है। ठीक, अब जो बाहर की लेयर होती है वो किसकी बनी रहती है, स्पोरोपोलेनिन की। किसकी, स्पोरोपोलेनिन की बनी रहती है। ठीक है, और स्पोरोपोलेनिन क्या है, इसको प्रतिरोधक क्षमता देता है और किसी भी वातावरण में जितनी भी आर्द्र है, चाहे वो एसिडिक है, कुछ भी जो नेगेटिव प्रभाव है उससे बचा लेता है। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, स्पोरोपोलेनिन। ठीक, अब आप देख रहे होंगे मैंने कहीं कहीं पे इसमें क्या छोड़ रखे हैं, छिद्र छोड़ रखे हैं। तो ये क्या है, जनन द्वार है। तो यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाएगा, लेकिन शेष परागण में क्या पाया जाएगा, स्पोरोपोलेनिन पाया जाएगा, जो कि परागण को क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ताकि, क्योंकि ये क्या है, परागकोश से तो निकल गया है, लेकिन अब वर्तिकाग्र तक पहुँचने तक इसको डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बाहर कैसी लेयर लगी है, स्पोरोपोलेनिन की लेयर लगी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जो इस लेयर है इसका नाम क्या है, एक्साइन, या कह सकते हैं बाह्य झिल्ली। ठीक, क्या है नाम, एक्साइन, या कह सकते हैं बाह्य झिल्ली। और अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है आपकी, इंटाइन। ठीक, इंटाइन है, ये क्या रहती है, ये पूरी कवर्ड रहेगी, इसमें कोई होल नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, परागकण क्या होता है, 2 लेयर होती हैं। पहला क्या हो गया, बाह्य लेयर, जो क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है उसमें। ठीक, जो क्या कर रहा है कि अम्ल से, उच्च ताप से, वातावरण के नेगेटिव इफेक्ट से उसको बचाए रखता है। और कहीं कहीं पे इसमें छिद्र होते हैं, जनन द्वार का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो अंदर है एंटाइन, वो किसकी बनी रहती है आपकी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी रहती है। ठीक हो गया, तो ये क्या है, परागकण 2 लेयर से घिरा रहता है। बाहर का लेयर क्या हो गया, एक्साइन, और अंदर एक्साइन, और बाहर अंदर का लेयर क्या हो गया, इंटाइन। ठीक है, अब देखिए नीचे इसके जो भाग हैं इस तरीके से, जैसे अभी दिखाते हैं आपको। ठीक, अभी हमने क्या कहा, इसमें 2 लेयर हैं। ठीक, एक तो क्या हो गया, बाहर स्पोरोपोलेनिन की, और अंदर क्या हो गया, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। अब इसमें 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर का भाग को हम क्या कहते हैं, कायिक भाग, वेजिटेटिव भाग, और नीचे के भाग को क्या कहते हैं, जनन भाग। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कायिक भाग होता है इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, और ये इसमें क्या होता है, पोषित पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, और नीचे वाला जो होता है, जनन कोशिका होती है, वो भी क्या होती है, उसका जो हिस्सा होता है वो छोटा होता है। ठीक, तो कायिक कोशिका में क्या होता है, कायिक कोशिका का जो हिस्सा होता है वो बड़ा होता है, और उसमें खाद्य भंडार, मतलब कि पोषण के लिए क्या होता है, खाना भरा होता है। और जो जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ही पाया जाता है। और सारे ही 60% जो हमारे आवृतबीजी पौधे हैं उसमें इसी तरीके का क्या संरचना हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे कुछ टैबलेट्स और वो दिख रही होंगी। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू के होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें क्या होता है, भोजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वेरी वैल्यूबल होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेस्टर्न में जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें क्या करते हैं, इनकी टैबलेट भी बनाई जाती है, सिरप भी बनाया जाता है। ठीक है,
न्यूट्रिटिव वैल्यू होने के कारण। तो वो मानते हैं कि जो इनको अगर हम क्या करें, खिलाड़ियों को खिला दें या जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनको खिलाएंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए बात को, कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, न्यूट्रिटिव रिच है, तो इसलिए हमने उसको क्या करा है कि उसको टैबलेट्स के रूप में या सिरप के रूप में क्या करते हैं, हम खिलाड़ियों को या दौड़ने वाले घोड़ों को अगर हम खिलाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा किया जाता है, तो उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब दूसरा आप था कि जो हमारा परागकण है ये क्या करता है, एलर्जी भी पैदा करता है। ठीक है। एलर्जी मतलब कि जब आपने देखा होगा बसंत ऋतु आती है तो सर्दी जो होती है वो हमारी खांसी सर्दी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे पार्थेनियम है, गाजर घास आपने सुना होगा। तो ये गाजर घास क्या है, फॉरेन कंट्री से जब हम गेहूँ आयात किया था तो उसके साथ क्या आ गया था, ये गाजर घास आ गया था और ये अब क्या हो गया, सभी जगह लगभग पाया जाता है। तो जहाँ पर भी ये हो, हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि जो हमने फॉरेन कंट्रीज से जो गेहूँ आयात किए थे तो उसके साथ क्या था, पार्थेनियम जो यानी कि गाजर घास जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या हो गई थी, हमारी कंट्रीज़ में आ गई थी और ये जगह जगह फैल गई है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो दमा की समस्या होती है यानी कि श्वसन जितने भी विकार होते हैं श्वसन संबंधी, वो गाजर घास से क्या होते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके क्या होता है, जिनके वजह से जब वो पॉलिनेशन करते हैं, परागण आते हैं, जैसे बसंत ऋतु में होता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो इधर उधर क्या करते हैं, हवा के साथ इधर उधर जाते हैं तो वे हमारे क्या क्या करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि जो हमारा परागण है क्या उसकी अवधि कितनी होती होगी, उसकी जीवन अवधि कितनी होती होगी। ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, यानी कि अलग अलग जातियों के लिए क्या है, अलग अलग है। जैसे जो हमारे गेहूँ है, चावल है, धान है जो मतलब, तो उसके लिए तो इनकी अवधि कितनी होती है, केवल आधा घंटा यानी कि 30 मिनट की होती है। अगर उस दौरान कोई भी पोलन ग्रेन क्या करता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है और निषेचन की क्रिया कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, सफल है वो। ठीक है। यानी कि निषेचन की क्रिया हो गई, यही हमें चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उस अवधि के दौरान अगर वो निषेचन की क्रिया नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो अन्य हमारे स्पीसीज़ हैं जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, ठीक है, जैसे गुलाब के फूल इत्यादि, और सोलेनेसी, तो इसमें क्या होती है, जो परागण की जीवन क्षमता है वो क्या है, महीनों तक बनी रहती है। और कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सालों तक बनी रहती हैं। तो ये क्या है कि स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है, वेरी करता है। फिर बच्चों जैसा आपने सुना होगा ना कि मानव, बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी के बारे में। थैंक यू।